नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। गिरधारी एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होगी। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। डीसीपी ईस्ट इंस्पेक्टर विभूति खंड पर एफआईआर, संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एफआईआर होगी। सरजीत सिंह की याचिका पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारा गया था गिरधारी और अब इस खबर में अपडेट मिल रही है। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। विजय मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विजय, क्या डिटेल्स हैं इस खबर के बारे में? विजय, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होगी, ये अपडेट आपको दे रहे हैं इस खबर में। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। डीसीपी ईस्ट इंस्पेक्टर विभूति खंड पर एफआईआर दर्ज होगी और जो भी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं इस पूरे मसले पर, उन पर भी एफआईआर की जाएगी। तो गिरधारी एनकाउंटर मामले में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लखनऊ से अपडेट दे रहे हैं, जहां पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होगी। विजय मिश्रा मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। विजय, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो लगता है विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं इस खबर पर। अपडेट आपको दे देते हैं। गिरधारी एनकाउंटर मामले में अब पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होगी, ये बड़ी खबर। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। और वहीं भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा और साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारत में व्यापार करने पर स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से ज्यादा हैं, ट्विटर पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। भारत में इनका उपयोग काफी होता है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं उन पर काम करना जरूरी है। तो ओटीटी कंटेंट को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अब निगरानी रहेगी। तो 3 स्तर पर कंटेंट की जांच होगी। अगर कोई कंटेंट आपत्तिजनक पाया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको हटाया जाए, वरना उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी कड़ी निगरानी में रहेंगे। पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई आपत्तिजनक चीजें आ रही हैं जिन पर किसी भी तरह की कोई लगाम नहीं है, और ऐसे में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और वहीं यूपी में पिछले कुछ सालों से लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत बेटियों, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा से पास करवाकर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ा चाबुक चला दिया है। योगी सरकार का लव जिहाद पर चाबुक, कानून से खत्म होगी गद्दारों की चाल। यूपी में लव जिहाद पर सुपर एक्शन। धर्म जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चाल, उनका चरित्र और उनका चेहरा सब में खोट है, जिनकी नीयत में गद्दारी है। गद्दारी
धर्म को बदनाम करने की, गद्दारी, धर्म से धर्म में जहर घोलने की। जी हां, लव जिहाद एक ऐसा जहर जो समाज को बांटने का काम करता है। कुछ लोग प्यार के नाम पर लव जिहाद चला रहे हैं। भोले भाले लोगों को कभी पैसे तो कभी शादी का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यूपी में बहुत तेजी से लव जिहाद के मामले उजागर हुए, जहां प्यार के जाल में फंसाकर बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे गद्दारों की खैर नहीं। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर एक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया है। छल कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए प्रदेश में कानून लागू किया गया है। परिवर्तन के लिए के लिए नहीं जाना चाहिए, इसको नहीं, और इसलिए निर्णय है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करें। आइए अब जरा ये भी जान लीजिए क्या है लव जिहाद के खिलाफ बना कानून। किसी का धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती अपराध होगा। जबरन धर्मांतरण के मामले में 1 से 10 साल तक की सजा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों पर भी एक्शन होगा। जबरन धर्म परिवर्तन पर साक्ष्य देने का भार भी आरोपी पर होगा। शादी के लिए कराया गया धर्म परिवर्तन तो ऐसी शादी मान्य नहीं। पीड़ित के अलावा माता पिता, भाई बहन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा लिया है। हालांकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इस कानून से अब उन गद्दारों के मंसूबे बेनकाब होंगे जिनकी नीयत में जालसाजी और धोखा है। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। वहीं लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए वीएचपी ने मातृशक्ति को प्रशिक्षित करने की तैयारी की है। मातृशक्ति से जुड़ी बहनें गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले घूमकर लव जिहाद रोकने के लिए मुहिम शुरू करेंगी। यह निर्णय विश्व हिंदू परिषद की क्षेत्रीय चिंतन वर्ग की बैठक में संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की मौजूदगी में लिया गया। यूपी सरकार के सख्त कानून और वीएचपी की लव जिहाद के खिलाफ मुहिम से अब प्यार और शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वाले जेल जाएंगे। सरकार की मंशा साफ है कि अगर धर्म परिवर्तन कराया तो अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं कोरोना संकट काल में आर्थिक तंगी से जूझने के बाद अब आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी से सब परेशान हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम में हो रही वृद्धि से किसान, व्यापारी, गृहिणी सहित हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसके अलावा घी, सरसों के तेल, दाल, चाय जैसे खाद्य पदार्थों के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से रसोई का बजट बिगड़ चुका है। देश में एक बार फिर महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। तेल के दामों में आग लगी है। लोगों के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। यूपी के अलग अलग शहरों की ये 3 तस्वीरें बढ़ी महंगाई की मार की है, जहां लोग विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है।
बढ़ती कीमतों की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर उठाया गया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर चले गए। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं महंगाई पर सरकार का अपना तर्क है। सरकार में पेट्रोल का दाम बढ़ गया, भारी डीजल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, सरसों तेल का दाम बढ़ गया, अरहर की दाल का दाम बढ़ गया, उड़द का दाल का दाम बढ़ गया, रिफाइन का दाम बढ़ गया, वनस्पति घी का दाम बढ़ गया, बादाम के तेल का दाम बढ़ गया। हर चीज का दाम आसमान छूने लगा और इतना बड़ी महंगाई कभी हुई नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारगर्भित तरीके से विपक्ष के जितने भी प्रश्न खड़े किए गए थे उनका बिंदुवार जवाब दिया है और मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल भाषण था उनका 2.25 घंटे का। और उसमें उन्होंने जो जितने भी आर्थिक से लेकर कृषि और शिक्षा और स्वास्थ्य तक के जितने भी मुद्दे थे उनको उन्होंने बड़े बारीकी के साथ उनका जवाब दिया है। और विपक्ष एक तरीके से उनका जवाब का कोई कार्ड विपक्ष के पास नहीं है। घर घर लोग परेशान हैं। हर माह 2000 रुपए का आने वाला राशन अब 2500 रुपए का पड़ रहा है। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों की जेब ढीली हो रही है। बेलगाम महंगाई पर रोक लगाने में सरकार विफल है। इसकी वजह से जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक दिक्कत गरीब लोगों को हो रही है। वास्तविक मूल्यों से अधिक टैक्स वसूला जा रहा है। इसकी वजह से पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। असर पूरे बाजार पर होता है, मार जनता पर पड़ती है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर, जी हाँ, इन सब के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और आम जनता से त्रस्त है। और यही मुद्दा पहुंचा विधानसभा में, जहां पर अपोजिशन पार्टी ने कर दिया वॉकआउट। उनका कहना था कि अगर सरकार इस पर राहत नहीं पहुंचा पा रही जनता को तो फिर उनका विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने का क्या मतलब। जाहिर सी बात है, इसको लेकर शोर शराबा हुआ और ये मुद्दा खूब उछला, खूब गरमाया। अब देखना यही है कि क्या इस वॉकआउट के बाद, क्या अपोजिशन के इस अपोज के बाद क्या वास्तव में आम जनता को राहत मिलेगी या सिर्फ एक मुद्दा था जिसकी वजह से विपक्ष ने वॉकआउट किया और उसके बाद फिर की कार्रवाई चली। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और चलिए सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। यूपी के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। के शर्मा अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है। वासुदेव तिवारी सहायक अभियंता को सस्पेंड किया गया है। वहीं वीसी पांडे जो अधिशासी अभियंता के पद पर थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। तीनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मनमाने तरीके से अधिकारियों ने ठेका दिया था और ठेके की रकम मनमाने तरीके से बढ़ाई थी और अब कार्रवाई भी की गई है। यूपी सिडको के इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। के शर्मा अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है और वासुदेव तिवारी जो कि सहायक अभियंता के पद पर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। वीसी पांडे अधिशासी अभियंता हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। और इस खबर पर संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर कही जा सकती है क्योंकि पिछले काफी समय से लग रहा था, शिकायतों का दौर चल रहा था तो कुछ ना कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है और अब वो हुआ भी। 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि काफी दिनों से सवाल उठाए जा रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय विद्यालय का बड़ा टेंडर था तकरीबन 28 करोड़ के आसपास का, जिसको सिडको जो है उसको भारत सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि सही समय पर वो टेंडर जारी नहीं किए जा सके और इन इंजीनियरों की मिलीभगत की वजह से उसका टाइम लैप्स हो गया और उस पूरे मामले की अभी भी जांच चल रही है। अभी एक नया मामला सामने आया है जिसमें जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके उनको ज्यादा पैसे आवंटित करके इस काम को देने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि ये नेक्सस किस तरह से काम करता है, इसको समझना बेहद जरूरी होगा क्योंकि जो इंजीनियर हैं वो सालों से वहां पर जमे हुए हैं। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की बात होती है तो वो कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लेके आ जाते हैं और वहां पर पड़े रहते हैं।
अगर किसी भी इंजीनियर की जांच अगर आप करवा लें तो वहाँ ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। कई इंजीनियरों की कई जांचें लंबित पड़ी हुई हैं शासन से मिली भगत की वजह से। तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ऐसी और भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सीधे साफ कह रखा है कि अगर भ्रष्ट छवि का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में और भी कई कार्रवाई हमें देखने को मिलेंगी और ऐसे काम की सराहना की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से संपादक अरविंद चतुर्वेदी यहां पर बता रहे थे कि आगे आने वाले समय में और भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती हैं, चूंकि ये महज एक शुरुआत है। काफी दिनों से यहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, ये लापरवाही का दौर चला आ रहा था और अब आगे आने वाले समय में कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना साफ तौर पर देखी जा सकती है। और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। यूपी की एक नन्ही परी ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाली 7 साल की अभिजिता गुप्ता सबसे छोटी उम्र की लेखक बन गई हैं। उनको हाल ही में वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर और ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग खिताब से नवाजा गया है। यूपी की बेटी ने नाम किया रोशन। 7 साल की बच्ची बनी लेखक। कोरोना वायरस पर लिख दी किताब। यूपी की एक नन्ही परी ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली 7 साल की अभिजिता गुप्ता सबसे छोटी उम्र की लेखक बन गई है। उनको हाल ही में वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर और ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग खिताब से नवाजा गया है। हाल ही में एक पब्लिशर ने उनकी किताब भी पब्लिश की है, जो कोरोना वायरस पर लिखी गई है। इससे पहले भी अभिजिता ने एक किताब लिखी थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि उस किताब की 10,000 प्रतियों की रॉयल्टी का हिस्सा भी वो बन चुकी है। मैं 5 साल की जब थी तो मैंने थोड़ी सी स्टोरीज लिखी और पोएम्स। फिर मैंने एक कार्टून देखा जिसमें एक कोई अपनी बुक पब्लिश कर रहा था। फिर मैंने अपने मम्मा पापा से बोला कि आप मुझे एक डायरी और एक पेंसिल दे दो, मैं और लिखूंगी, फिर आप मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश कर देना। फिर मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई। फिर उस दिन जिस दिन पब्लिश हुई मुझे एक थॉट आया कि मैं सेकंड बुक पूरे पैंडेमिक के ऊपर लिखूंगी और अफेक्टेड लाइफ ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर लिखूंगी। तो और कैसे मैंने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में और उन्होंने कैसे किया। अभिजिता के पिता सीए हैं और उनकी मां अनुप्रिया इंजीनियर हैं। अभिजिता की इस कामयाबी पर पूरे परिवार ही नहीं बल्कि सभी को नन्ही लेखक पर गर्व है। अभिजिता की मां का कहना है कि उनका परिवार मैथिली शरण गुप्त की तीसरी पीढ़ी से आता है। बेसिकली हम मैथिली शरण गुप्त जी की तीसरी पीढ़ी से आते हैं, उनके परिवार का हिस्सा है। तो शायद इसे ये लेखन की जो विरासत है वो इसे मिली है। बाकी लिखना इसने 5 साल से शुरू किया था, पर तब ये कम लिख रही थी और हमने भी शायद ये नहीं समझा कि लिखने में बच्चा इतना कुछ कर सकता है। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ इसने बहुत अच्छा लिखा। हमें भी आश्चर्य हुआ कि इतना सा बच्चा कैसे लिख सकता है। बाद में इसने बोला कि मुझे मेरी बुक पब्लिश करनी है। फिर हमने पब्लिशर ढूंढने शुरू किए, पर हमारे यहाँ इंडिया में ये है कि बच्चे डांस कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। लिखने के लिए अभी भी हमारे यहाँ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि छोटा बच्चा लिख भी सकता है। उधर हमें बहुत दिक्कत हुई, पर फिर हमें पब्लिशर मिले। इस तरीके से इसकी फर्स्ट बुक आई, लोगों को बहुत पसंद आई। इसने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उसके बाद इसकी दूसरी किताब ये तब लिख ही रही थी। उसके बाद अभी फरवरी में इसकी दूसरी किताब आई, जो लोगों को काफी पसंद आ रही थी। जिनके रगों में रचनाकार हो, फिर भला वो कैसे पीछे रह सकते हैं। दोनों खिताबों से नवाजी जाने के बाद नन्ही अभिजिता देश की सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। और आरएसएस स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र का लोकार्पण 26 फरवरी दोपहर 5:30 बजे होगा। लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और सुनील आम्बेकर ने एक पुस्तक लिखी है, सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।